नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। सरोकार क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीएसटीसी 2026 के लिए शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत शिक्षण का जो टॉपिक है, शिक्षण का टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं और अधिगम का टॉपिक आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। शिक्षण और अधिगम पहला टॉपिक अपने सिलेबस का शिक्षण और अधिगम, जिसके अंतर्गत आज हम प्रारंभ करेंगे अधिगम। अधिगम क्या है? अपनी जो पहली क्लास हुई थी उस क्लास में हम देख चुके हैं कि अधिगम क्या है। आज फिर से देख लेते हैं कि अधिगम क्या है और अधिगम किस प्रकार चलता है, अधिगम के नियम किस प्रकार के हैं, अधिगम अक्षमताएं, अधिगम का पठार, अधिगम के वक्र एवं अधिगम की दर या सीखने की जो दर है एवं अधिगम के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अधिगम क्या है। तो अधिगम यानी सीखना, लर्निंग। लर्निंग या सीखना, सीख कर व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन? तो सीख कर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। सीख कर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, किसी चीज़ को हम सीखते हैं, सीखने के बाद में अपने व्यवहार में वो चीज़ स्थायी हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं अधिगम। सीख कर व्यवहार में परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन। सामान्य अर्थ में देखें तो परिवर्तन या व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन को अधिगम कहते हैं? तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। इसकी एक सिस्टमेटिक परिभाषा हम देखेंगे कि अनुभव, अभ्यास व प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। शिक्षण और अधिगम, इसका हमने एक सामान्य सा अर्थ देखा कि शिक्षण और अधिगम क्या है। तो ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षण यानी सिखाना, अधिगम यानी सीखना। कक्षा कक्ष में शिक्षण की प्रक्रिया होती है, शिक्षण प्रक्रिया आयोजित होती है शिक्षक व छात्र के बीच, या शिक्षक व छात्र पाठ्यक्रम पर अंतःक्रिया करते हैं। इसके दौरान अधिगम होता है, बालक सीखता है। बालक अगर कक्षा कक्ष में बैठा सीखता है तो सीखने के दौरान उसमें अधिगम होता है। कई चीज़ें बालक घर से भी सीखता है, वातावरण से भी सीखता है, अपने मित्र मंडली से भी कई बातें वो सीखता है, घर पर कई बातें सीखता है। तो सीख कर उसके व्यवहार में वह स्थायी हो जाना ही अधिगम है। इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। अनुभव, अनुभव से सीखता है। अभ्यास, अभ्यास यानी प्रैक्टिस के माध्यम से भी बालक सीखता है या व्यक्ति सीखता है। अनुभव, अभ्यास व प्रशिक्षण, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के माध्यम से सीखता है। अनुभव, अभ्यास व प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में होने वाला, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम है। अनुभव, अभ्यास व प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं अधिगम। कुछ कंडीशंस आती है, जैसे नींद, थकान, परिपक्वता, नशीले पदार्थ या दवाइयों के सेवन से होने वाला जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को हम अधिगम की श्रेणी में नहीं रखते हैं। नोट डाल के लिखो। नींद, थकान, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी,
नशीले पदार्थ एवं दवाइयों के सेवन से व्यक्ति जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन स्थायी परिवर्तन नहीं होने के कारण अधिगम की श्रेणी में नहीं आता है, अधिगम की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वह परिवर्तन स्थायी परिवर्तन नहीं है, अस्थायी परिवर्तन है। नींद, थकान, परिपक्वता, नशीले पदार्थ व दवाइयों के सेवन से दवाइयों के सेवन से होने वाला जो परिवर्तन है अधिगम नहीं है, अधिगम नहीं है। नींद, थकान, परिपक्वता, नशीले पदार्थ एवं दवाइयों के सेवन से होने वाला जो परिवर्तन है यह परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जब तक दवाई का नशा रहता है, जब तक व्यक्ति थकान में होता है तो वह परिवर्तन उसमें होता है, या जो व्यवहार करता है वह व्यवहार स्थायी नहीं होने के कारण अधिगम की श्रेणी में नहीं आता। अगर कोई परिवर्तन स्थायी होते हैं तो वह अधिगम की श्रेणी में आता है। तो हमने देखा अधिगम क्या है? तो अधिगम सीख कर व्यवहार में स्थायी हो जाना। कुछ चीज़ अपन कोई चीज़ सीखते हैं, सीखने के बाद में वो अपने व्यवहार में स्थायी हो जाती है, या अपने जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन स्थायी परिवर्तन जब हो जाता है तो वह अधिगम की श्रेणी में आता है। इसकी एक हमने परिभाषा देखी कि अनुभव, अभ्यास व प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन? तो स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। कुछ कंडीशंस है, ये हमने नोट डाल के लिखा। इन कंडीशंस में होने वाला परिवर्तन है, ये परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आता है, जिसमें नींद है, थकान है, परिपक्वता एवं दवाइयों या नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाला जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को हम अधिगम की श्रेणी में नहीं देखते। इसके बाद में हम देखेंगे अधिगम की कुछ विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है एवं अधिगम मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सक्रिय रहना आवश्यक है। अधिगम मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम शिक्षण और अधिगम की हमने जब तुलनात्मक रूप से दोनों की एक तालिकाबद्ध रूप से हमने विशेषताएं देखी थी, उस समय हमने देखा था कि शिक्षण तो स्वतंत्र नहीं, शिक्षण नियंत्रित वातावरण में आयोजित प्रक्रिया है एवं जो अधिगम है यह स्वतंत्र प्रक्रिया है, व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है। इसके बाद में है सीखना व्यवहार का परिमार्जन है। ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है कि सीखना क्या है, तो सीखना है व्यवहार का परिमार्जन। इसके बाद में अधिगम प्रक्रिया व परिणाम है। प्रक्रिया व परिणाम क्यों है? क्योंकि शिक्षण एक प्रक्रिया है, शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोजित की जाती है। अभी अपन पढ़ रहे हैं या अपने बीच जो शिक्षण कार्य हो रहा है ये उद्देश्य पूर्ति यानी पाठ्यक्रम पर अंतःक्रिया हो रही है। इस पाठ्यक्रम को लेकर ये शिक्षण की प्रक्रिया आयोजित की जा रही है एवं इसके परिणाम स्वरूप आपको ये चीज़ समझ में आती है, ये चीज़ आप सीख लेते हैं, आपके व्यवहार में यह स्थायी हो जाता है, तो वह अधिगम है। तो अधिगम प्रक्रिया व परिणाम दोनों है। सबसे पहले देखते हैं अधिगम मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया है इसका मतलब इसमें सक्रिय रहना आवश्यक है, यानी शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाता है
उस समय अगर विद्यार्थी सक्रिय रहकर या एक्टिव रहकर ध्यान से उस बात को सुनता है तो वह चीज़ उसे आसानी से समझ में आएगी एवं उसमें स्थायी अधिगम होगा। अधिगम मानसिक प्रक्रिया है, इसमें सक्रिय रहना आवश्यक है। अधिगम एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। इसके बाद में हम देखते हैं अधिगम प्रक्रिया व परिणाम दोनों है या अधिगम कार्य व उत्पाद दोनों है। अधिगम कार्य व उत्पाद, इसी को हम कह सकते हैं प्रक्रिया व परिणाम, प्रोसेस एंड रिजल्ट। अधिगम प्रक्रिया भी है एवं इसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट प्राप्त होता है या परिणाम प्राप्त होता है। इसके बाद में अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है। शिक्षण प्रक्रिया जो है, शिक्षण प्रक्रिया नियंत्रित वातावरण में आयोजित होती है एवं निश्चित आयु तक चलती है एवं जो अधिगम की प्रक्रिया है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक सतत प्रक्रिया है। व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है, कहीं से भी या यूं कह सकते हैं कि अधिगम एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। अधिगम एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम अधिगम अनुभवों का संगठन है। एवं सीखना व्यवहार का परिमार्जन है, यानी व्यक्ति जो चीज़ सीखता है, सीखने के बाद में उसका व्यवहार परिमार्जित हो जाता है, यानी व्यवहार उसका सरल व सहज उसका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। अधिगम व्यवहार का परिमार्जन है। अधिगम की विशेषताएं हमने देखी। अधिगम प्रक्रिया व परिणाम दोनों है। अधिगम स्वतंत्र प्रक्रिया है। अधिगम सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है, व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है, या अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम व्यवहार का परिमार्जन है। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, इसके बाद में देखेंगे अधिगम की प्रक्रिया या सीखने की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया किस प्रकार चलती है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है या अधिगम की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया किस प्रकार चलती है। तो सबसे पहले इसमें आता है, इसका पहला चरण आता है इच्छा या प्रेरणा। यानी सबसे पहले सीखने वाले की इच्छा होनी जरूरी है या तत्परता होनी जरूरी है। वह व्यक्ति या कक्ष में जब शिक्षण कार्य होता है तो शिक्षण कार्य से पहले शिक्षक को यह पता लगाना होता है कि बच्चे सीखने के लिए तैयार है या नहीं। सीखने के लिए तत्परता होनी आवश्यक है। इच्छा या प्रेरणा। इसके बाद में दूसरा इसका चरण आता है अनुक्रिया। यानी अनुक्रिया जो चरण है, सीखने के लिए आयोजित प्रक्रिया, या विद्यार्थी जब स्वाध्याय करता है या पढ़ता है तो सबसे पहले उसको तैयार होना आवश्यक है पढ़ने के लिए या सीखने के लिए। उसके बाद में अनुक्रिया। अनुक्रिया यानी क्रिया या उसके लिए प्रयास,
या पढ़ता है, कार्य करता है, उसके बाद में उसके समक्ष कोई बाधा या रुकावट उत्पन्न होती है, या जैसे भी आप पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, सबसे पहले आप में इच्छा होनी आवश्यक है, उसके बाद में आप पढ़ोगे, कार्य या क्रिया करोगे। उसके बाद में जब अनुक्रिया आती है, नहीं, अनुक्रिया होने के बाद में जब रुकावट या बाधा आती है तो अधिकांशतः विद्यार्थी क्या करते हैं, पढ़ाई को वहीं छोड़ देते हैं, या जो आप पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हो या जो अपना शेड्यूल बनाते हो तो उसमें बाधा या रुकावट आती है, या किसी दिन आप नहीं पढ़ पाते हो, उसके बाद में पुनर्बलन की आवश्यकता होती है, या जो व्यक्ति में जब पढ़ाई का उसका मन नहीं होता है या कार्य करने में कोई रुकावट या बाधा आ जाती है, उसके बाद में पुनर्बलन या अभिप्रेरणा जिसको हम कहते हैं मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन उसको मिल जाता है तो मोटिवेशन या पुनर्बलन जिससे व्यक्ति में वापस से एक प्रकार की ऊर्जा आ जाती है, या वापस उसकी पढ़ने की इच्छा होती है, उसके बाद में वो फिर से प्रैक्टिस या अभ्यास करता है। वो अभ्यास करने के बाद में उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। ये सीखने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया किस प्रकार चलती है, सबसे पहले इच्छा, प्रेरणा या तत्परता, यानी वह तैयार होना जरूरी है सीखने के लिए। इसके बाद में क्या आता है, बाद में अनुक्रिया होनी जरूरी है। अनुक्रिया होगी, अनुक्रिया होने के बाद में बाधा या रुकावट आती है, रुकावट आने के बाद में पुनर्बलन या मोटिवेशन, सकारात्मक मोटिवेशन मिलना आवश्यक है। इसके बाद में वो फिर से प्रैक्टिस करेगा या अभ्यास करेगा, फिर उसको उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं अधिगम के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अधिगम के क्षेत्र आते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र आता है, भावनात्मक क्षेत्र आता है और क्रियात्मक या गत्यात्मक क्षेत्र आता है। अधिगम के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो अधिगम के क्षेत्र आते हैं, एक तो आता है संज्ञानात्मक, दूसरा आता है भावनात्मक कहो या भावात्मक अधिगम, तीसरा आता है क्रियात्मक या गत्यात्मक। संज्ञानात्मक अधिगम क्या है? संज्ञानात्मक अधिगम ये हमने जब शिक्षण पढ़ा था, शिक्षण में भी शिक्षण के ये तीनों क्षेत्र देखे थे, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और तीसरा है क्रियात्मक या गत्यात्मक। इनमें क्या है, संज्ञानात्मक में तो है ज्ञान प्रदान करना या विषय वस्तु को रट लेना, याद करना, या इसमें है ज्ञान प्रदान करना। संज्ञानात्मक शिक्षण में तो आता है ज्ञान प्रदान करना, संज्ञानात्मक अधिगम में आता है पढ़ना या ज्ञान प्रदान करना, तथ्यों की जानकारी, जो तथ्य है, जो फैक्ट है, उनकी जानकारी प्राप्त करना या अनुसरण करना या अनुकरण करना। तथ्यों की जानकारी प्रदान करना एवं इसमें एक आता है अनुकरण और अनुसरण। अनुकरण क्या है और अनुसरण क्या है? अपन किसी से इंस्पायर होते हैं या किसी से प्रेरित होते हैं, उसके जो गुण हैं वह गुण एज इट इज़ धारण कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं, वो है अनुसरण, नहीं अनुकरण। और अनुसरण क्या है? तो अनुसरण किसी से प्रेरित होते हैं तो उसमें से जो जो अच्छाइयाँ या जो जो गुण अपन को अच्छे लगते हैं वही गुण धारण करते हैं, एज इट इज़ धारण कर लेना है अनुकरण। और अनुसरण है उसमें से जो बातें अच्छी लगती है वो बातें धारण करना। इसके बाद में भावनात्मक, इसमें है भावनात्मक दबाव या भावनात्मक रूप से सीखना या भावनात्मक रुचि से सीखना। भावनात्मक या रुचि से सीखना, भावनात्मक यानी इमोशनल रूप से। क्रियात्मक है करके सीखना, या लर्निंग बाय
डूइंग, कल की क्लास में इसको हम अच्छे से देख चुके हैं। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, या गतिविधि या एक्टिविटी करके सीखना। अधिगम के क्षेत्र, अधिगम के 3 क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक या गत्यात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक में ज्ञान प्रदान करना या तथ्यों की जानकारी देना, अनुकरण करना और अनुसरण करना। भावनात्मक में भावनात्मक या अपनी रुचि है उस रुचि के अनुसार सीखना। क्रियात्मक या गत्यात्मक में है लर्निंग बाय डूइंग या करके सीखना। इसके बाद में आता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम यानी सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। इन कारकों के अंतर्गत जो हमने देखे थे अभी, जिन कंडीशंस को हम अधिगम की श्रेणी में नहीं रखते हैं, उसमें से भी कुछ कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, जैसे कि थकान है, परिपक्वता है, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन जो है, ये मोटिवेशन भी सीखने को प्रभावित करता है। इसके बाद में वातावरण है। जो वातावरण है यानी जो बालक है या व्यक्ति है किस वातावरण में रह रहा है, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद में परिवार है एवं बालक का जो जन्म है, जन्म स्थान है, जन्म की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी अधिगम को प्रभावित करती है। परिवार में वो किस क्रमांक में पैदा हुआ है, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। तो इसमें आ जाते हैं परिवार, जन्म, लिंग। ये एक बहुत ही विवादास्पद विषय है कि लिंग अधिगम को प्रभावित करता है या नहीं करता है। तो इसका आंसर कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लिंग अधिगम को प्रभावित करता है, कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लिंग अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। नहीं करता है ऐसा क्यों मानते हैं कि जो लड़का और लड़की है या बालक या बालिका है उनमें समानता होती है। समानता की दृष्टि से, देखने की दृष्टि से तो अधिगम को लिंग प्रभावित नहीं करता है, और करता है तो किस प्रकार करता है, क्योंकि कुछ क्षमताएं और हार्मोन्स लड़के और लड़की में अलग अलग होती है। जैसे कि लड़का अधिक भार उठा सकता है लड़कियों की तुलना में, तो वो उसका उस प्रकार का क्षमता है। एवं जो बुद्धिलब्धि स्तर है वो बुद्धिलब्धि स्तर भी बालिका की तुलना में बालक का ज़्यादा होता है। इस प्रकार ये लिंग अधिगम को प्रभावित करता है या नहीं करता है, ये विवादास्पद विषय है। लेकिन कभी कभी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए तो उसके ऑप्शन भी इस हिसाब से सेट किए जाएंगे, जैसे कि पूछ लिया कि निम्न में से अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ए और बी अगर प्रभावित करते हैं और सी में लिंग दे दिया और डी उपयुक्त सभी दे दिया तो उपयुक्त सभी राइट माना जाएगा। या अगर ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है क्योंकि विवादास्पद विषय है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर देखना है। ये अपना जो शिक्षण अभिरुचि या मनोविज्ञान का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इस प्रकार का सब्जेक्ट है, इसमें अपना अभी से तय नहीं करके जा सकते कि इसमें यह उत्तर मैं करके आऊँगा। इसमें कई बार ऑप्शन इस प्रकार से सेट किए जाते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनका आंसर सेट होता है। इसके बाद में है भौगोलिक स्थिति। बालक किस भौगोलिक स्थिति का है यह भी फर्क पड़ता है, इससे भी अधिगम प्रभावित होता है। जैसे कि कोई बालक जैसे कि कोई पहाड़ी इलाके का है या कोई ट्राइबल एरिया का है, किस प्रकार के क्षेत्र में वो रहता है, परिवार है, इसमें परिपक्वता
परिपक्वता या मैच्योरिटी। ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। इसमें कौन कौन से कारक है? इसमें कारक अपने आते हैं, परिवार है, जन्म है, भौगोलिक स्थिति है, परिपक्वता है, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद में एक अधिगम की दर आती है। अधिगम की दर या अधिगम की रेट। ये गिलफोर्ड के अनुसार, मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड के अनुसार सीखने की या जो बाल विकास की जो अवस्थाएं होती है उनमें से अपन देख लेते हैं कि गिलफोर्ड ने बताया है कि पहले शैशवावस्था है, शैशवावस्था के बाद में आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद में बाल विकास की अवस्था आती है जिसको हम किशोर अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था, इसकी आयु क्या है? किशोर अवस्था की जो आयु है ये 13 से 19 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और शैशवावस्था की आयु है, इसकी आयु मानी जाती है 0 से 6 वर्ष। तो इसमें शैशवावस्था में बालक सबसे कम सीखता है, बाल्यावस्था में उससे थोड़ा अधिक सीखता है एवं किशोरावस्था में सर्वाधिक सीखता है। या जो सीखने की दर है यह दर शैशवावस्था में सबसे कम होती है एवं बाल्यावस्था में उससे थोड़ी अधिक होती है एवं किशोरावस्था में सर्वाधिक। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिलफोर्ड के अनुसार किस अवस्था में बालक सर्वाधिक सीखता है? तो गिलफोर्ड के अनुसार बालक किशोरावस्था यानी 13 से 19 वर्ष तक की जो अवस्था है इस अवस्था में सर्वाधिक सीखता है। इसके बाद में अधिगम का पठार आता है। अधिगम की प्रक्रिया हमने देख ली, अधिगम के क्षेत्र कौन कौन से वो देख लिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो कारक देख लिए। अब हम देखेंगे अधिगम का पठार। अधिगम का पठार, पठार क्या है? तो आपने ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ा होगा। ये एक प्रकार की स्थल आकृति होती है, जैसे कि ये भूतल है, इससे ऊपर अगर इस प्रकार की आकृति होती है तो उसको हम कहते हैं पर्वत, एवं इस प्रकार की आकृति होती है इसको हम कहते हैं पठार। मतलब भूतल से तो ऊपर, लेकिन ऊपर इस प्रकार की समतल आकृति होती है, इसको हम कहते हैं पठार। इसका अधिगम से क्या लेना देना या इसका सीखने से क्या लेना देना? तो बालक जब सीखना प्रारंभ करता है, मान लो कि ये कंडीशन है, एक कंडीशन में बालक ने सीखना प्रारंभ किया, कुछ दिन बाद उसने सीखना छोड़ दिया एवं उसके बाद में उसने फिर से सीखना प्रारंभ किया अथवा फिर से पढ़ना छोड़ दिया। तो ये बीच की जो स्थिति है, ये बीच की स्थिति क्या कहलाएगी? तो ये बीच की स्थिति अधिगम का पठार कहलाएगी। एक बालक सीखना प्रारंभ करता है, कुछ समय बाद वह सीखना छोड़ देता है, कुछ समय बाद वह सीखना छोड़ देता है, उसके बाद में वह फिर से सीखना प्रारंभ करता है। एक बालक सीखना शुरू करता है, कुछ समय बाद रुक जाता है, पुनः सीखना प्रारंभ करता है। सीखने की ये जो दोनों परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के मध्य जो बाधा या रुकावट है, इस रुकावट को क्या कहेंगे? तो इस रुकावट को कहेंगे अधिगम का पठार। एक बालक सीखना प्रारंभ करता है, कुछ समय बाद
वह सीखना छोड़ देता है। वह सीखना छोड़ देता है या रुक जाता है, कुछ समय बाद रुक जाता है एवं पुनः सीखना प्रारंभ करता है। कुछ समय बाद या कुछ समय पश्चात वो पुनः सीखना प्रारंभ करता है। तो सीखने की ये जो दोनों कंडीशंस है, इन दोनों कंडीशंस के मध्य उत्पन्न विकार सीखने की दोनों परिस्थितियों के मध्य उत्पन्न रुकावट या जो बाधा है, इसको क्या कहेंगे, तो को अधिगम का पठार कहते हैं। सीखने की ये दोनों परिस्थितियां हैं। कौन कौन सी कंडीशंस? तो हमने देखा एक बालक पहले तो सीखना प्रारंभ करता है, कुछ समय तक सीखता है, उसके बाद में वो रुक जाता है या कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद में वो फिर से सीखना प्रारंभ कर देता है। माना कि इस प्रकार की अगर कोई स्थलाकृति हो जाती है, जैसे कि ये फिर से सीखना प्रारंभ करता है एवं फिर से सीखना कम कर देता है, तो इस प्रकार की ये जो कंडीशंस होती है, इन कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? तो इन कंडीशंस को हम कहते हैं अधिगम का पठार। तो एक बालक सीखना प्रारंभ करता है, कुछ समय बाद वह रुक जाता है, पुनः सीखना प्रारंभ करता है। सीखने की दोनों परिस्थितियों के मध्य उत्पन्न रुकावट, बाधा या विकार को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं अधिगम का पठार। इसके बाद में सीखने की अवस्थाएं आती है। तो सीखने की अवस्थाएं हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे। सीखने की 3 अवस्थाएं होती है। सीखने की अवस्थाएं, सीखने की अवस्थाओं में एक प्रारंभिक अवस्था आती है और एक मध्य अवस्था आती है और एक होती है अपने अंतिम अवस्था। तो जो बालक है, ये बालक प्रारंभिक अवस्था में तेज सीखता है, मध्य अवस्था में मध्यम गति से सीखता है या सीखने की उसकी जो गति है, ये गति थोड़ी कम हो जाती है। अंतिम अवस्था में सबसे कम गति होती है, लेकिन अंतिम अवस्था की जो गति है, इस गति को मोटिवेशन या अभिप्रेरणा द्वारा अभिप्रेरणा या जिसको आप बोलते हो मोटिवेशन, मोटिवेशन द्वारा अंतिम अवस्था में गति को बढ़ाया जा सकता है। यानी जो व्यक्ति या जो बालक पढ़ता है प्रारंभिक अवस्थाओं में, वो शुरू में तेजी से पढ़ता है क्योंकि उसमें भरपूर मोटिवेशन होता है। कुछ समय बाद या मध्य अवस्था में उसका मोटिवेशन धीरे धीरे कम पड़ जाता है, तो वो सीखने की उसकी गति है, यह गति कम हो जाती है। उसके बाद में उसकी सीखने की गति है, ये गति और भी धीमी हो जाती है, लेकिन उस समय उसको वापस से मोटिवेशन मिल जाता है या उसका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, तो वो उसे सेल्फ मोटिवेशन मिलता है एवं वो फिर से पढ़ने की उसकी गति है, इसको बढ़ाया मोटिवेशन या अभिप्रेरणा द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है। तो अधिगम में अधिगम के वक्र आते हैं, अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण आता है। अधिगम के 3 प्रकार के स्थानांतरण है जो हम कल की क्लास में देखेंगे, जिसमें एक अधिगम का धनात्मक अंतरण आता है, अधिगम का ऋणात्मक अंतरण आता है और अधिगम का शून्य अंतरण आता है। अधिगम का धनात्मक अंतरण किस प्रकार है? तो पहली परिस्थिति में सीखा हुआ जो ज्ञान है, वह ज्ञान अगर दूसरी परिस्थिति में लागू करने पर अगर फायदा या लाभ होता है तो अधिगम का धनात्मक अंतरण उसको कहते हैं। और पहली परिस्थिति में सीखा हुआ जो ज्ञान है वह दूसरी परिस्थिति में लागू करने पर अगर नुकसान होता है तो उसको अधिगम का शून्य अंतरण नहीं, ऋणात्मक अंतरण कहेंगे। शून्य अंतरण किसे कहेंगे कि पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में लागू करने पर न तो लाभ होता है और न हानि या नुकसान होता है, तो उसको अधिगम का शून्य अंतरण कहते हैं। उसके बाद में अधिगम
के प्रकार आएंगे। अधिगम के प्रकार रॉबर्ट एम गैने उनकी एक पुस्तक आती है द कंडीशन ऑफ लर्निंग के अनुसार उन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें समस्या समाधान प्रकार का जो अधिगम है वह प्रकार सबसे उच्च प्रकार का है एवं सबसे निम्न प्रकार का एक संकेत अधिगम आता है। ये हम कल की क्लास में देख लेंगे। इसके बाद में अधिगम की कुछ अक्षमताएं आती है, जैसे डिसलेक्सिया आता है, डिस्ग्राफिया आता है, डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन या गणना संबंधी जो विकार है आता है, अफेजिया है, डिसग्राफिया है, डिसमार्फिया है। इस प्रकार के कुछ अधिगम विकार है वो कल पढ़ लेंगे। अधिगम के कुछ सिद्धांत है जिसमें हम क्रिया प्रसूत देखेंगे, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, नैतिक विकास का कॉलबर्ग का सिद्धांत आता है। इस सिद्धांतों का हम कल परिचय देख लेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, रिवीजन देख लेते हैं, थोड़ा फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा अधिगम यानी लर्निंग, सीख कर व्यवहार में परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। फिर हमने परिभाषा देखी कि अनुभव, अभ्यास व प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन है, उस स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अधिगम। इसके बाद में नोट डाल के हमने लिखा कि नींद, थकान, परिपक्वता, नशीले पदार्थ व दवाइयों के माध्यम से होने वाला परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यह परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है, न कि स्थायी परिवर्तन। और अधिगम क्या है? तो अधिगम है स्थायी परिवर्तन। अधिगम की हमने कुछ विशेषताएं देखी, जिसमें हमने देखा कि अधिगम है मानसिक प्रक्रिया, इसमें सक्रिय रहना आवश्यक है। अधिगम कार्य व उत्पाद या प्रक्रिया व परिणाम, प्रोसेस एंड रिजल्ट दोनों है। प्रक्रिया यानी ये शिक्षण प्रक्रिया के फलस्वरूप होती है एवं ये स्वतंत्र प्रक्रिया है। शिक्षण में भी अधिगम होता है एवं शिक्षण प्रक्रिया के बिना भी अधिगम होता है, यानी व्यक्ति घर से भी, परिवार से भी या वातावरण से भी बहुत कुछ सीखता है। इसके बाद में हमने देखा कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है या यह स्वतंत्र प्रक्रिया है। इसके बाद में हमने देखा ये सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है, यानी कक्ष में शिक्षण के दौरान भी अधिगम होता है एवं अधिगम कक्ष से बाहर भी सीखा जा सकता है, कहीं से भी व्यक्ति सीख सकता है। इसके बाद में हमने देखा अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम व्यवहार का परिमार्जन है। अधिगम की हमने प्रक्रिया देखी, इच्छा है या प्रेरणा या तत्परता होनी जरूरी है, यानी व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होना आवश्यक है। उसके बाद में अनुक्रिया करेगा या जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आयोजित होती है। उसके बाद में उसमें अगर बाधा या रुकावट आती है तो रुकावट के बाद में किसकी ज़रूरत होती है? मोटिवेशन की। मोटिवेशन के बाद में फिर से अभ्यास करता है, फिर वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इसके बाद में अधिगम के क्षेत्र ये संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक क्या है, तो ये तीनों हम शिक्षण के टॉपिक में अच्छे से देख चुके हैं एवं आज फिर से भी मैंने बता दिया कि संज्ञानात्मक में ज्ञान प्रदान करना है, तथ्यों की जानकारी देना है, अनुकरण और अनुसरण करना। भावनात्मक में है भावनात्मक या रुचि के द्वारा सीखना है या भावनात्मक दबाव के द्वारा सीखना है। क्रियात्मक में क्या है? तो क्रियात्मक में लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या करके सीखना, इसमें स्थायित्व पाया जाता है। जैसे कि शिक्षक लिखना सिखाता है बालक को। इसके बाद में अधिगम को प्रभावित करने वाले हमने कुछ कारक देखे। इसके बाद में हमने अधिगम की दर देखी। ये अधिगम की दर किसके अनुसार है? तो ये मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड के अनुसार है। शैशवावस्था यानी 0 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था है, इसमें बालक सबसे कम सीखता है। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था यानी जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में बालक मध्यम गति से सीखता है। एवं किशोरावस्था यानी 13 से 19 वर्ष तक की आयु है, इसमें बच्चा सर्वाधिक सीखता है। इसके बाद में हमने अधिगम का पठार देखा एवं सीखने की अवस्थाएं देखी। अधिगम का पठार क्या है? तो बालक पहली परिस्थिति में सीखता है, फिर सीखना कम कर देता है या रुक जाता है या रुकावट या बाधा या अवरोध उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में फिर से सीखना प्रारंभ करता है। तो सीखने की दोनों जो परिस्थितियां हैं, इन दोनों परिस्थितियों के मध्य जो उत्पन्न जो विकार है या बाधा है या जो अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को हम कहते हैं अधिगम का पठार।
बाकी रॉबर्ट एम घेने की पुस्तक के अनुसार द कंडीशन ऑफ लर्निंग के अनुसार अधिगम के प्रकार है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम सीखने की अवस्थाएं भी हम नेक्स्ट क्लास में फिर से देख लेंगे। तब तक जुड़े रहिए अपने प्यारे परिवार सरोकार क्लासेज से। मैं आपका साथी देवेंद्र चौधरी। धन्यवाद।